एक था टी हाउस। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा और गिलार्ड खादी ग्रामोद्योग के ठीक दाहिने कोने पर, संसद मार्ग के बाएं कोने पर और जीवन भारती भवन के सामने बाईं दिशा में कभी यानी आज से लगभग 6 दशक पहले साहित्यकारों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं का एक अड्डा टी हाउस के नाम से हुआ करता था। आज वहाँ खादी ग्रामोद्योग भी है, रीगल है, स्टैंडर्ड रेस्तरां है, गिलार्ड है, मगर टी हाउस नहीं है। अगर कुछ है तो गारमेंट्स के शोरूम है। फिर भी टी हाउस लोगों के जहन में यादों की परतों में लिपटा हुआ अभी भी मौजूद है। उसी तरह चहकता हुआ, उसी तरह ठहाके लगाता हुआ, उसी तरह बहसता हुआ। यह टी हाउस एक जमाने में कवियों, साहित्यकारों, कलाकारों, संगीतकारों, पत्रकारों, राजनेताओं का मक्का, मदीना और काबा काशी रहा है। यह अपनी बैठकबाजियों, साहित्य चर्चाओं और मेल मुलाकातों के साथ हंसी ठहाकों की एक जीवंत महफिल बना रहा करता था। जरूरी नहीं था कि वहां कोई जाए और चाय कॉफी जरूर पिए या कुछ खाए। यहाँ ऐसी किसी किस्म की पाबंदी नहीं थी। हाँ, इतना जरूर था कि जब मोहन राकेश, राम किशोर द्विवेदी, रविंद्र कालिया, श्याम मोहन श्रीवास्तव के छत फाड़ ठहाके समूचे टी हाउस को गुंजायमान कर दिया करते थे और आसपास की मेजों पर बैठे हुए लोग चौंक जाया करते थे, तब मैनेजर किसी बैरे के हाथों चिट भिजवाकर थोड़ा शांत रहने का निवेदन अवश्य कर दिया करता था। टी हाउस को याद करना दिल्ली में अपने शुरुआती जीवन के गाते गुनगुनाते, हंसते मचलते, उदास और खुश दिनों को याद करना है। हमारा कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिसकी शाम टी हाउस में न बीतती हो। चाहे 10 मिनट को ही जाएं, टी हाउस जाते जरूर थे। टी हाउस की यादों का यह सिलसिला सन 60 की गर्मियों से शुरू होता है। इन दिनों मैं अपने परम आत्मीय मित्र, प्रख्यात लेखक एवं छायाकार ब्रह्मदेव की सिफारिश पर दिल्ली प्रेस में नौकरी पा गया था और सरिता में काम करने लगा था। दफ्तर से छूटते ही हमारे कदम टी हाउस की तरफ बढ़ जाते थे। झंडेवालान से बस पकड़कर सीधे टी हाउस पहुंचना हमारा नित्य कर्म था। उस समय दिल्ली परिवहन की बस लगभग 10 पैसे वसूलती थी। बहुत जल्दी होती तो तिपहिया पकड़ लेते थे। उसका किराया होता था मात्र 50-60 पैसे। टी हाउस बहुतों के लिए सायंकालीन बैठकों का अड्डा था तो कुछ के लिए बाकायदा संपर्क स्थल। कविवर देवराज दिनेश अपने समस्त अतिथियों को टी हाउस बुला लिया करते थे। कवि सम्मेलनों के अधिकांश संयोजक दिनेश जी से टी हाउस आकर संपर्क कर लिया करते थे। दिनेश जी का पक्का अड्डा था टी हाउस। कभी कभी उनकी डाक भी इसी पते पर आ जाती थी। कवि सम्मेलन से लौटते तो टी हाउस में हाजिरी अवश्य लगा जाया करते। कवि सम्मेलन में जाते तो रात की गाड़ी होने पर भी वह अपनी अटैची दिन में ही लाकर टी हाउस में रख देते और गाड़ी का समय होने पर स्टेशन के लिए निकल पड़ते। रमेश गौड़ छोटी छोटी साहित्यिक गोष्ठियों के माध्यम से साहित्य की दुनिया में प्रविष्ट हुए थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े साहित्यिक आयोजनों, आंदोलनों से किसी न किसी रूप में जुड़ते रहे थे। लाल किले के कवि सम्मेलन, दूरदर्शन के आयोजनों में अपनी पैठ बनाकर नवभारत टाइम्स के संपादकीय विभाग से जुड़ गए थे। संपर्क बनाने में माहिर थे और जाहिर तौर पर बड़ी विशाल मित्र मंडली के सदस्य थे। मेरे उनके साथ बहुत आत्मीय संबंध रहे। टी हाउस में एक शाम की बात है, बिल्कुल अलग मेज पर रमेश गौड़ कुछ गर्वित और कुछ हताश उदास मुद्रा में बैठे थे। उनके सामने की मेज पर चमकते पैक में एक मंझले आकार की डिबिया सी रखी थी। डिबिया इस अंदाज में रखी थी कि आने वाला उसे एकदम देख ले और फिर पूछ भी ले तो क्या कहना। मैं भी पूछ बैठा, रमेश भाई, इस डिबिया में क्या लाए हैं? बोले, अरे भाई शेरजंग, क्या बताऊं, एक विदेशी प्रशंसिका ने मेरे लिए इलेक्ट्रिक शेवर भिजवाया है। चलो यह तो खुशी की बात हुई, मगर इसकी ड्यूटी भरने में मेरे बहुत रुपये खर्च हो गए। शायद प्रशंसिका ने इशारतन दाढ़ी बनाने के लिए सुझाव स्वरूप यह शेवर भेजा था।
मैंने सहानुभूति जताते हुए कहा। यह तो लेने के देने पड़ जाने जैसा मामला हुआ, मगर एक आइडिया है। वो क्या? रमेश ने प्रफुल्लित भाव से पूछा। मैंने सुझाया। एक काम करो, जब तक चुकाई गई ड्यूटी की राशि वसूल न हो जाए, तुम इस शेवर से दूसरों की दाढ़ी बनाओ और पैसे वसूल करो। सुनते ही रमेश पहले तो चौंके, फिर खिलखिलाते हुए हंस पड़े और गले लग गए। वह जमाना था कि आसपास दूर दराज के कस्बे शहरों के युवा लेखक और कविता प्रेमी कवियों साहित्यकारों से मिलने सीधे टी हाउस पहुंच जाया करते थे। कॉलेज विश्वविद्यालय का कोई कविता प्रेमी छात्र आता तो अपनी ऑटोग्राफ बुक लेकर ही आता था। ऐसी ही एक शाम प्रदीप पंत भी कवियों के बीच बैठे थे और एक नवागंतुक युवक ने कवियों के ऑटोग्राफ लेने प्रारंभ कर दिए। प्रायः सभी कवि सम्मेलनी कवियों को वह युवक पहचानता था, मगर प्रदीप पंत से वाकिफ नहीं था। वे कवि सम्मेलनों में जाते भी नहीं थे। ज्यों-ज्यों गीतकार कवि ऑटोग्राफ दे रहे थे, प्रदीप की आतुरता बढ़ती जा रही थी। अंतिम तक आते आते प्रदीप पंत ने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैंने प्रदीप के मन का अंदाजा लगाया और उस युवक से कहा, अरे, तुम प्रदीप पंत को नहीं जानते? बहुत अच्छे कवि और कथाकार हैं। पहले इनसे ऑटोग्राफ लो, बाद में मैं दूंगा। युवक ने ऑटोग्राफ पुस्तिका प्रदीप की ओर बढ़ा दी। टी हाउस से जुड़ा एक यादगार किस्सा बहुत दिनों तक यार लोगों की जुबान पर चढ़ा रहा। नाट्य समीक्षक सुरेश अवस्थी उन दिनों केंद्रीय हिंदी निदेशालय में उप निदेशक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री कालूलाल श्रीमाली को और श्रीमाली जी ने सुरेश अवस्थी को बोलचाल के शब्दों का एक हिंदी अंग्रेजी का जेबी कोश तैयार कराने का आदेश दिया था। मैं और रविंद्र कालिया अवस्थी जी के अधीनस्थ थे और कोश निर्माण में अपना योगदान करते थे। अवस्थी जी निदेशालय से मंत्रालय और मंत्रालय से निदेशालय भाग दौड़ में लगे रहते थे और शाम को दफ्तर बंद होने के समय निदेशालय आकर सहयोगियों को इकट्ठा कर लेते थे। कथाकार ख्वाजा बदी उज़्ज़मा, नूर नबी अब्बासी और हरि बाबू वशिष्ठ सहित कालिया और मैं भी मजबूरन रुक जाया करते थे। हमारा वह समय टी हाउस जाने का होता था। एक दिन हम दोनों ने चलने का संकेत किया तो डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने कह दिया, इस काम को आप लोग जल्दी जल्दी निपटा दीजिए, यह मेरे करियर का सवाल है। फिर क्या था, बात चल निकली। हम लोग किंचित विलंब से टी हाउस पहुंचे तो मित्रों ने कारण पूछा। बेसाख्ता दोनों के मुंह से निकल पड़ा, सुरेश अवस्थी का करियर बना रहे थे। यह खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। इसके बाद कोश छपकर तैयार हो गया। अवस्थी जी का कैरियर भी बन गया। वे संगीत नाटक अकादमी के सचिव नियुक्त हो गए। रविंद्र कालिया मौका पाकर धर्मयुग के संपादकीय विभाग में चले गए और इस प्रकरण को याद करके लोग टी हाउस में लंबे अरसे तक ठहाके लगाते रहे। वास्तव में टी हाउस की यादों की परतें इतनी सघन हैं कि एक याद समेटते हैं तो दूसरी उभर आती है। यादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। वास्तविकता तो यह है कि टी हाउस हम लोगों के लिए लगभग दूसरा घर था। दफ्तर से छूटकर जाने पर बैठकें जमाने का अड्डा था। दोस्त मुलाकातियों से भेंट करने की जगह थी। गपशप करने, दुख दर्द बांटने, दिल बहलाने की स्थली थी। टी हाउस हमारा ड्राइंग रूम भी था और डाइनिंग हॉल भी। नागार्जुन दिल्ली आते तो टी हाउस के सामने की रेलिंग पर खड़े जरूर नजर आते। देवी शंकर अवस्थी, अजित कुमार, विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी कनॉट प्लेस आते तो टी हाउस में जरूर कुछ क्षण बिताते। विष्णु चंद्र शर्मा के साथ त्रिलोचन जी से पहली भेंट यहीं हुई थी। कभी कभी श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग शुक्ल भी टी हाउस में ताक झांक कर जाया करते थे। हॉट डॉग, बर्गर, डोसा, पराठे, चाय कॉफी पीते, चौंचे लड़ाते, धमा चौकड़ी मचाते और आखिरी बस जाने के कुछ समय पहले तक वहीं अड्डा जमाए रखते। इसके बाद भी भोजन करना होता तो रीगल बिल्डिंग के पिछवाड़े बने रौनक के ढाबे में तंदूरी रोटी दाल खाने पहुंच जाते। हर शाम यह टी हाउस के दिलदारों का आखिरी पड़ाव होता था।